हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हमने अपना एक चैप्टर खत्म किया था डेप्रिसिएशन का, और आज के इस क्लास में हम लोगों को शुरू करना है एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज और होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझना बहुत जरूरी है। चैप्टर के बारे में तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में हम ये समझ पाएंगे कि भाई आया क्यों, क्या वजह थी, क्या चीजें, वो सब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेकर हम चलते हैं। सपोज दैट कि एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट से क्या क्या हो रहा है। ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है एंड सेटिस्फाई कर रहा है। क्या? एक डॉक्यूमेंट जो क्रिएट, मॉडिफाई और सेटिस्फाई क्या कर रहा है, राइट्स या फिर लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन, राइट्स एंड और लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, किसी पर्सन के राइट को क्रिएट कर रहा है, मतलब किसी पर्सन का राइट क्रिएट कर रहा है, या फिर उसके राइट्स को मॉडिफाई कर रहा है, या फिर उसके राइट को सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर उसका क्या लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, मतलब उसके अगेंस्ट लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, या उसकी लायबिलिटी को मॉडिफाई किया जा रहा है, या फिर लायबिलिटी को सेटिस्फाई किया जा रहा है। ऐसे अगर किसी डॉक्यूमेंट्स के तहत, तो इस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डॉक्यूमेंट को हम लोग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर ये सारी क्या हो, फीचर्स हो, इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट जब क्या हो, ट्रांसफरेबल हो, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफरेबल हो, और इसको लीगल टर्म में हम लोग नेगोशिएबल भी बोलते हैं, यानी कि नेगोशिएबल हो, ट्रांसफरेबल हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है होता क्या है, कैसे ये चलता है, किस तरीके का होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, किसको हम लोग बोलते हैं, ये सब कुछ हम सीखेंगे। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनको गवर्न करने के लिए हमारे इंडिया में एक लॉ है, जिसे हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के नाम से जानते हैं। मतलब इसको गवर्न कौन करता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और इसका अब बात करें इसके टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये बताता है हमारा सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट, यानी कि सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोमाइसरी नोट, जो कि सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिफाइंड है कि प्रोमाइसरी नोट हम लोग किसको कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज ये भी हमारे सेक्शन 5 में डिफाइन है। और नेक्स्ट आता है आपका चेक, और ये सेक्शन 6 में डिफाइन है। ये तीनों कौन बताता है कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये तीनों हमारा सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि 3 टाइप्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पक्की बात है। अब प्रोमाइसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और चेक क्या होता है, इन डेप्थ हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग इसके लीगल टर्म्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर इसके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लीगल कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करें तो ये हमें कहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, ये मिलेगा हमें सीएमए फाउंडेशन लॉ के सब्जेक्ट में, सीएमए इंटर लॉ के सब्जेक्ट में एंड सीए इंटर लॉ के सब्जेक्ट में, ये हमने पढ़ना पड़ेगा या पढ़ने को मिलेगा। खैर, तो हम वहां पे लीगल पढ़ेंगे भाई, यहाँ पे तो हमें सिर्फ इसके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझना है, होता क्या है, कैसे इसके अकाउंटिंग होते हैं, उसके बारे में हमने समझना है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के तहत समझाना चाहूंगा ताकि चीजें क्लियर हो सके। देखो,
ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, हमें चेक के बारे में नहीं पढ़ना है अपने अकाउंट्स में, हमें सिर्फ इन्हीं दो के बारे में पढ़ना है। अगर हम बात करें प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो हमारे इंडिया में बहुत पहले से चला रहा है, तब से चला आ रहा है जब से हमारे को याद भी नहीं है कि कब से चल रहा है, मतलब इसका रिकॉर्ड भी नहीं, बहुत पुराना है, इसका पास्ट बहुत पुराना है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये किस नाम से चलता था? बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के नाम से चलता था। क्योंकि अगर आपको भी ग्लोबल लेवल पर जाना है ना, तो आपको भी उनके जैसा बनना पड़ेगा, उनके सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपको बाहरी से compete करना है तो हमने क्या किया, इसके नाम को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया। क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बेसिस पे। हमारे इंडिया में किस नाम से जाना जाता था? ये हुंडीज के नाम से। पक्की बात है। देखिए जरा, सबसे पहले हम समझते हैं प्रोमिसरी नोट के बारे में। एक एग्जांपल लेकर चलेंगे हम लोग। ए बी के पास गया सामान खरीदने के लिए, कुछ होता क्या है यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। बी ने ए को कुछ सामान बेचा, क्या किया? सेल किया है। क्या सेल किया भाई? गुड्स सेल किया है, गुड्स को सेल किया, और इसका कीमत कितना था? 10,000 रुपए का सेल किया। लेकिन ए के पास पैसा नहीं था, ए के पास पैसे नहीं थे, तो ए ने कहा कि भाई पैसे आप बाद में ले ला। बी ने कहा कि भाई भरोसा नहीं है तुम्हारे पे, और मार्केट सिचुएशन ऐसा है कि मैं उधार नहीं दे सकता ज्यादा दिन के लिए, कल तुम अगर नहीं दिए तो भाई मेरा तो ये भी डूब जाएगा ना, प्रॉफिट तो छोड़ो, मेरा तो कॉस्ट भी चला जाएगा। ए ने कहा कि भैया विश्वास करो, दे जाऊंगा, कोई नया तो ले नहीं जा रहा, मैं हमेशा आपसे ले जाता हूं। इसने कहा कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं दूंगा। बी ने कहा कि देख भाई, मैं तेरे प्रॉमिस पे, तेरी बातों पे भरोसा नहीं करता, अगर यही बात तुम लिखित में दे सकते हो ना, अपने प्रॉमिस को अगर आप रिटन फॉर्म में दे सकते हो तो मैं मान लूंगा। वो भी सिंपली नहीं, लीगल टर्म में। लीगल टर्म में कैसे होगा भाई? तो आप लिख कर दो, हम उस पर स्टाम्प लगाएंगे, साइन करेंगे, या फिर नोटरी पेपर पे हम लिख के, आप लिख कर दो। नोटरी पेपर क्या होता है आपको मालूम है? जो नोटरी से ऑथराइज होता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा ऑथराइज होता है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल आपको इतना डेप्थ में नहीं जानना है। तो बी ने कहा ठीक है। इसने एक पेपर नोटरी से मंगवाया और उस पे लिखा, इसने लिखा, यहाँ पे स्टैंप लगा था, यहाँ पे इसने लिखा कि आई इतने का प्रॉमिस करता हूं पे करने को, किसको? बी को, और ऑन ऑर्डर किसी और को, ऑर्डर मतलब क्या? बी को हम देंगे ये पैसा, या फिर बी ने अगर किसी और को देने का ऑर्डर दिया है तो। अब बी ऑर्डर कैसे देगा किसी और को देने के लिए? तो भाई एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर हो सकता है। बी ने क्या किया? इस पेपर को किसी और को दे दिया कि भाई मेरे बदले तुम ए से पैसा ले लेना। तो अब ये पैसा ए किसको देगा? उस व्यक्ति को जिसको बी ने दिया है। और ये कैसे पता चलेगा कि बी ने उस व्यक्ति को दिया? हो सकता है चुराया हो। तो उस पे बी पीछे लिखेगा इंडोर्स टू, जिसका नाम है उसको, और साइन करेगा। तो बी ने ऑर्डर दे दिया कि भाई अब उसको पेमेंट करने को, तो इसलिए यहां पे लिखा है पे टू मी, मतलब बी को, सॉरी यहां पे क्या है? प्रोमिसरी नोट है, तो ये प्रॉमिस कर रहा है कि पे टू बी और ऑन ऑर्डर कितना, फॉर अमाउंट इतना, फॉर वैल्यू रिसिप्ट, जो भी अमाउंट था यहाँ पे कितना, फॉर 10,000 फॉर वैल्यू रिसिप्ट। वैल्यू रिसिप्ट का मतलब क्या? 10,000 मैं दे रहा हूं, जिसके बदले मैंने सामान लिया है, उसके बदले सामान मैंने ले लिया है, वैल्यू रिसिप्ट ऑलरेडी। और यहाँ पे अपना साइन करके और बी को दे देगा कि लो भैया ये प्रॉमिस किया और मैंने रिटर्न में दे दिया, अब अगर मैं पैसे नहीं दूंगा ना, तो आप इसको क्या कर सकते हो? लीगली आप मेरे से रिकवर कर सकते हो। तो इस पेपर को हम लोग, इस नोट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी नोट को हम लोग बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट, सिंपल। इसमें दो पार्टीज होते हैं, जो प्रॉमिस करता है, जो लिखता है, इसको हम लोग मेकर के नाम से जानते हैं, और एक और नाम से जानते हैं, क्या? प्रॉमिसर के नाम से। जो प्रॉमिस कर रहा है उसको हम लोग प्रॉमिसर के नाम से, या फिर मेकर के नाम से, जो इस बिल को मेक कर रहा है, बना रहा है, उसके नाम से हम जानते हैं। जिसके लिए बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉमिसी, यानी बी को हम क्या बोलेंगे? प्रॉमिसी, या फिर पेई, जिसको ये पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखे जरा। नेक्स्ट आता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। होता क्या है इसके बारे में भी हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के तहत।
सेम एग्जाम्पल, ए ने बी को सामान बेचा है, कंडीशन चेंज। ए ने बी को सामान सेल किया ₹10,000 का, और बी ने कहा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, उधारी दे दो। बी ने कहा सॉरी ए ने कहा कि पैसे नहीं, बी ने कहा कि पैसे नहीं, तो ए ने कहा कि भाई बिना पैसे के मैं सामान नहीं दूंगा। ऐसा है, बी बोला कि ऐसा है कि मैं तो हमेशा आपके यहां से ले जाता था, आज क्या ऐसा हो गया कि आप मेरे को सामान देने से मना कर रहे हो। ए ने कहा भैया देखो ऐसा है कि भरोसा नहीं रहा तुम्हारे पे, तुम मानते हो कि जो मैं बोलूंगा वो करोगे पैसे के लिए, तो हाँ बिल्कुल गलत नहीं, ये जो पैसा ना इसकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ बताओ क्या करना है, चेक लाए हो? नहीं चेक नहीं लाया। ठीक है, ऐसा है मैं एक पेपर तैयार करके देता हूँ, लिख कर देता हूँ कि तुम इतने तारीख को पेमेंट करोगे, जो तुम कह रहे हो ना उतने तारीख को पेमेंट करोगे, ये लिख कर दो। सेम एग्जांपल लेकर चलते ए और बी का। बी ने ए को सेल किया था क्या, गुड्स, कितने का भाई, 10,000 रुपए का। पक्की बात है, बी ने ए को सेल किया 10,000 का, और ए ने कहा कि भाई पैसे नहीं मेरे पास, बाद में लेना। बी ने कहा नहीं नहीं नहीं, भरोसा नहीं रहा आप किसी पे, पैसे दोगे तो सामान ले जाओगे, अदरवाइज भाई आप सामान अपना छोड़ दो, मैं नहीं बेच रहा, कोई दिक्कत नहीं, फायदा नहीं कमाना है भाई, लेकर चलेगा तो फायदा तो छोड़ो, प्रॉफिट तो छोड़ो, मेरा कॉस्ट भी नहीं निकलेगा, लॉस में जाऊंगा मैं, और ये गलती मैं नहीं करने वाला। इन्हें कहा कि सर ऐसा है ना कि देखो मैं तुम्हें 2 महीने के बाद आफ्टर 2 मंथ्स पेमेंट कर दूंगा, 2 महीने के बाद मैं तुम्हारे को पेमेंट कर दूंगा। बी ने कहा कि भाई तुम्हारी इस बात को कैसे मैं मान लूं, तो इन्हें कहा कि देखो ऐसा है कि उस टाइम पे ना मेरे को एक कस्टमर से पैसा मिलने वाला है, तो जब देगा तो मैं पैसा ये तुम्हें वापस दे दूंगा। बी ने कहा कि देखो जी ऐसा है कि मैं आपके बातों पे भरोसा नहीं करता, यही चीज मैं लिख कर दे रहा हूं, आप क्या साइन करोगे इस बात को, एग्री करोगे? इन्हें कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे बी ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और उस पे लिखा, क्या लिखा इस पे लिखा कि 2 महीने के बाद 2 मंथ फ्रॉम द डेट क्या पेमेंट करना है किसको, बी को, और ऑन ऑर्डर किसी और को, कितना, जो 10,000 रुपए फॉर वैल्यू रिसीव्ड। और ये बात लिखकर बी ने यहां साइन किया और कहा कि लो भाई इसको तुम साइन करो, एक्सेप्ट, इसको साइन करके दो। और जैसे ही ये इस पे साइन करेगा ना कौन, ए, ये इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और जैसे ये साइन करने के बाद एक्सेप्ट कर लेगा, ये क्या कहलाएगा, ये डॉक्यूमेंट अब कहलाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ये डॉक्यूमेंट आपका बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा, समझे क्या, ये डॉक्यूमेंट आपका बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। लेकिन यहां पे 2 टर्मिनोलॉजी और सामने आएगी, क्योंकि इसी बिल के बेसिस पर अब पेमेंट मिलेगा ना किसको, किसको भाई, बी को, इसी बिल के बेसिस पे बी को पेमेंट मिलेगा किससे, ए से, तो इस बिल से क्या है, पैसा रिसीव होने वाला है, पक्की बात है। और बेचारा ए इसी बिल के बेसिस पे तो पेमेंट करेगा, अगर ये बिल खो जाए तो उसको पेमेंट करने का जरूरत ही नहीं है, उसकी लायबिलिटी खत्म। तो ये बिल है जिसकी वजह से इसकी लायबिलिटी बनी हुई है, तो ये इसी के बेसिस पे क्या है, पेमेंट करना है, पेबल है इसी के बेसिस पे। तो इस वजह से अब ये बिल ए के नजर में क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल, और इसके लिए क्या कहलाएगा, बिल्स रिसीवेबल, पक्की बात है। इसके लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल और इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल, पक्की बात। ये इसके लिए लायबिलिटी है, तो ये इसके लिए क्या है, बी के लिए क्या है, ये एसेट है, करेंट एसेट, और ये करेंट लायबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जो बिल ड्रॉ करता है, यहाँ पे बिल किसने लिखा भाई, मेकर कौन है, ड्रॉवर जिसको हम बोलते हैं, तो जो बिल ड्रॉ करता है उसको हम लोग ड्रॉवर बोलते हैं। और ड्रॉ कौन कर रहा है, यहाँ पे बिल ड्रॉ किया है बी, सेलर, तो ये ड्रॉवर कहलाता है। जिसके अगेंस्ट में बिल ड्रॉ किया जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉवी कहते हैं, पक्की बात है। जिसको ये पेमेंट मिलता है उसको हम लोग पेई कहते हैं। तो समटाइम्स ड्रॉवर एंड पेई मे बी सेम, पक्की बात। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, और रिटन डॉक्यूमेंट
पक्की बात है। दूसरा क्या, एन ऑर्डर टू पे टू किसको भाई, ड्रॉवी को एक ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट नहीं होता, ऑर्डर की पेमेंट करना है तुम इतने डेट को। और क्या होता है भाई, पेमेंट टू बी मेड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, एक डेट स्पेसिफाइड, उसी डेट पर पेमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी भी दे देना। एक डेट स्पेसिफाई किया जाएगा, बिल में लिखा जाएगा इतने तारीख को आप पेमेंट करोगे, तो वो उस डेट पे मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज अमाउंट टू बी पेड स्पेसिफाइड, जो अमाउंट मिलना है, पेमेंट करना है, वो भी बिल पे लिखा होना चाहिए, पक्की बात है। साइन्ड बाय द ड्रॉवर, एंड द ड्रॉवी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, must be accepted by the drawee to make it legal। जब तक ड्रॉवी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तब तक ये ड्राफ्ट रहेगा, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा, ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, जब तक कि ड्रॉवी इसको एक्सेप्ट ना करे। एक्सेप्ट कैसे करते हैं, साइन करने के बाद में, ठीक है। और इसीलिए इसको ड्रॉवी के साथ साथ एक्सेप्टर भी कहा जाता है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहां पे कुछ और चीजें हैं, जैसे कि इस बिल को अगर हम देखें, ड्यू कब होगा, क्या टेन्यूर होता है, क्या मैच्योरिटी डेट होता है, इन सब के बारे में हमें समझने, यानी कि ये कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स है भाई, उसकी बात करें जरा। सबसे पहला कि जो भी बिल होता है, पहले एग्जांपल से हम लोग समझते हैं फिर लिखेंगे। देखिए जरा, ए ने बी को सेल किया कुछ 10,000 रुपए का, क्या गुड्स किया, ठीक है, और बी ने इसके बदले बिल एक्सेप्ट किया, यानी कि बिल एक्सेप्ट जैसे ही करेगा वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्ट करते ही इसके लिए बीपी और इसके लिए बीआर बन जाएगा, और इन टोटलिटी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, पक्की बात ना। ये जो बिल था, ए ने, चूंकि ये सेलर है, इसने, ये सेलर है, ध्यान रखेंगे, ये सेलर है आपका, ये परचेजर है, तो बनाता कौन है, बिल ऑफ एक्सचेंज में बनाता कौन है, सेलर बनाता है, और परचेजर उसको एक्सेप्ट करता है, लीगल क्या देने के लिए, लीगल उसको एक एविडेंस के तौर पे यूज करने के लिए, लीगल प्रूफ देने के लिए। देखिए जरा, ये जो बिल था ये ड्रॉ किया गया था ए के द्वारा, कब, 1 जनवरी 2019 को, ठीक है, और ये जो बिल है ये एक्सेप्ट किया गया किसके द्वारा, बी के द्वारा, एक्सेप्टेड ऑन 15 जनवरी 2019। ए ने इसको ड्रॉ किया था 1 तारीख को, और बी ने एक्सेप्ट किया है 15 तारीख को, और ये बिल जो था ये 2 मंथ्स के लिए था। तो ड्यू डेट क्या होगा, कुछ नहीं लिखा है, 2 महीने के लिए लिखा है, तो हम सीधा मान लेंगे कि इसका ड्यू डेट क्या है, यहां से 2 महीना काउंट कर लेते हैं भाई, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 1 मार्च 2019 होना चाहिए था। और जब भी आता है ना, तो इसमें हम लोग 3 दिन ऐड कर देते हैं, क्या, 3 डेज फॉर ग्रेस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेस पीरियड बोलते हैं। यानी कि अब हमारा ड्यू डेट क्या होगा,
तो 4 मार्च 2019 ये क्या होगा हमारा ड्यू डेट। पक्की बात है। यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसकी वजह से सब कुछ सेम है, आपका आंसर डिफर कर जाएगा, और इसीलिए उस कॉन्सेप्ट को यहां समझना बहुत जरूरी है। देखिए जरा, ये नोट जरूर किया होगा आपने, उम्मीद करता हूं। अब देखिए, अब यहां पे 3 कंडीशन दे देता है। पहला, बिल क्या दे रखा है, 2 मंथ्स एट साइट। यहां से आप लिखो, देखो भाई, 2 मंथ्स एट साइट आफ्टर साइट। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अभी कंफ्यूज ना हो इस पॉइंट पे। एंड आफ्टर डेट, 3 पॉइंट है। जब एट साइट की बात होगी मतलब कि ये बिल ड्यू कब होगा, जब ये देखा जाएगा। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ऑन डिमांड बिल। इसका पेमेंट कब होता है, ऑन डिमांड। जैसे ही मैं बोलूंगा कि भैया ये रहा बिल, पेमेंट करो, तो वो उसी समय पेमेंट करना पड़ेगा। कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता है, नो ग्रेस पीरियड, नो ग्रेस पीरियड अलाउड। पक्की बात है। इसको हम लोग प्रेजेंट करते ही सामने वाले को पेमेंट करना पड़ता है। दूसरे की अगर हम बात करें, आफ्टर साइट, इसका मतलब क्या, इट मीन्स कि द पीरियड ऑफ बिल या द पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट व्हेन द ड्रॉवी और द एक्सेप्टर, जो आप लिखना हो, ड्रॉवी और द एक्सेप्टर। ड्रॉवी और एक्सेप्टर क्या, एक्सेप्टेड द बिल। मतलब कि यहां पे जो 2 महीने का पीरियड है वो शुरू कब होगा इस केस में, फ्रॉम द डेट व्हेन ड्रॉवी और एक्सेप्टर एक्सेप्टेड द बिल। जब ड्रॉवी ने या एक्सेप्टर ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया ना, तब से ये काउंट किया जाएगा 2 महीना। यानी कि इस केस में हम क्या, एक्सेप्ट कब हुआ है, एक्सेप्ट हुआ आपका ये 15 जनवरी को। मतलब कि अब यहां से हम काउंट करेंगे 2 महीना, तो 2 महीने यहां से प्लस 2 मंथ्स कर देंगे, तो 2 मंथ्स प्लस कर देंगे हम लोग क्या, 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या आ जाएगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी विल बी व्हाट, 15 मार्च और 3 18 मार्च। क्लियर बात। नेक्स्ट आता है आपका आफ्टर साइट। इसको हम लोग नीचे लेकर चलते हैं। आफ्टर साइट हो गया। आफ्टर डेट, आफ्टर डेट में ना कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पे क्या है कि इसका जो डेट है, इसका जो डेट है वो स्टार्ट कब उससे हो जाएगा, द पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम, कौन से पीरियड की बात हो रही है, मैच्योरिटी पीरियड की, ठीक ना। तो द मैच्योरिटी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या ड्रॉइंग ऑफ बिल बाय द ड्रॉवर। मतलब कि जिस दिन ड्रॉवर ने इस बिल को ड्रॉ किया है, उसी दिन से इसका आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, मैच्योरिटी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ पे जो हमने पहला वाला देखा था, यहाँ पे क्या आएगा मैच्योरिटी पीरियड। इस केस में अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 19 को था, और इसमें क्या है 3 मंथ्स है क्या टाइम पीरियड। तो मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगा, ड्यू डेट क्या होगा, सॉरी ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगा आपका 1 मार्च। तो सिंपल हो गया, प्लस 3 दिन आप जोड़ दो, यानी कि 4 मार्च 2019, ये आपका ड्यू डेट आ गया। सिंपल है। अब देखिए, अब मैच्योरिटी डेट की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड भी कुछ कॉन्सेप्ट है। जो ड्यू डेट आ रहा है, मैच्योरिटी डेट है, उसकी बात करें हम लोग। मैच्योरिटी डेट, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, ध्यान देंगे। जिस डेट को हमारा ये बिल मैच्योर हो रहा है, अगर वो डेट क्या है, पब्लिक हॉलीडे है, तो ये ड्यू कब होगा,
अगर पब्लिक हॉलीडे को आपका डेट जो बिल है वो मैच्योर हो रहा है तो हमारा ड्यू डेट कब होगा पेमेंट के लिए या एक्सेप्टेंस के लिए, पेमेंट का एक्सेप्टेंस के लिए, ना कि बिल के एक्सेप्टेंस के लिए हमारा ड्यू डेट क्या होगा। देखो पब्लिक हॉलीडे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा नेशनल हॉलीडे और एक होता है आपका संडे। नेशनल हॉलीडे सिर्फ 3 होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर। कौन सा? गांधी जयंती। ये ही सिर्फ हमारे 3 पब्लिक हॉलीडे होते हैं, बाकी संडे तो हर महीने 4-5 बार आता ही आता है। तो सिंपली इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे को अगर डेट ऑफ मैच्योरिटी आपका बिल का फॉल कर रहा है तो पेमेंट कब होगा? पेमेंट कब होगा? तो ऐसे के लिए बोला गया व्हेन द डेट ऑफ मैच्योरिटी falls on a day which is public holiday, then payment shall be made कब भाई? 1 डे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 डे या फिर 1 डे प्रीसीडिंग द मैच्योरिटी डेट। समझे बात को? कि एक दिन पहले, कब? एक दिन पहले, 1 डे प्रीसीडिंग द मैच्योरिटी डेट, 1 डे प्रीसीडिंग द मैच्योरिटी डेट, कि जो एक दिन पहले जो मैच्योरिटी डेट है उससे एक दिन पहले ही क्या हो जाएगा? आपका पेमेंट करना पड़ेगा। सपोज दैट कि यहां जो हमने निकाला कि 4 मार्च आ रहा था हमारा, और ये 4 मार्च जो है ये क्या है? सपोज दैट कि संडे है, तो सामने वाले को पेमेंट कब करना पड़ेगा मेरे को? मतलब यहाँ पे ए और बी का केस था ना, तो जो बी है परचेजर, ये पेमेंट कब करेगा? किसको? ए को। ये पेमेंट करेगा, पेमेंट मस्ट शैल बी मेड। शैल का मतलब क्या होता है? ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। तो पेमेंट मस्ट बी या शैल बी मेड ऑन 3rd मार्च 2019। ये डेट ऑफ मैच्योरिटी हमारा हो जाएगा। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी हॉलीडे, इन केस ऑफ इमरजेंसी हॉलीडे, अब ये इमरजेंसी हॉलीडे क्या होता है सर? इमरजेंसी हॉलीडे का मतलब है कि कोई राजनेता मर गया या कोई बहुत अच्छा, जैसे देखिए क्या होता है कि राजनेता सीएम पीएम अगर कोई मर गया तो अचानक से हम लोग तत्कालीन या इमरजेंसी वे में हम क्या करते हैं? कुछ दिन के लिए शोक प्रकट करने के लिए हम छुट्टी कर देते हैं, नेशनल इमरजेंसी के तौर पर या नेशनल हॉलीडे कर देते हैं, डिक्लेयर फॉर द टाइमिंग, कुछ समय के लिए। तो ऐसे डेट को अगर आपका बिल फॉल कर रहा है, सपोज दैट कि जो आपका 4 तारीख था वो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई कर दिया है क्या? इमरजेंसी के तौर पे, तो पेमेंट कब करना पड़ेगा? क्या ये प्री डिसाइडेड था क्या कि 4 तारीख को हॉलीडे होगा इमरजेंसी वाला? नहीं, अचानक से होगा। तो मैं सोच के बैठा था कि भाई 4 को दूंगा, तो 4 को देने का जरूरत नहीं, अब नेक्स्ट डेट पे दो, चूंकि 4 को तो अचानक से हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन अगर पब्लिक हॉलीडे की अगर बात करूं तो पहले से मालूम है, 2-3 साल पहले भी अगर आप कैलेंडर देखोगे तो मालूम चल जाएगा कि इस डेट को ना क्या है? हॉलीडे है। कौन सा? पब्लिक हॉलीडे है या नेशनल हॉलीडे है। तो उससे पहले आपको मालूम था कि इतने तारीख हॉलीडे है, तो आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में आपको नहीं मालूम कि इस दिन हॉलीडे पड़ेगा, लेकिन इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया, तो आप पेमेंट कब करोगे? पेमेंट शैल बी मेड ऑन सक्सीडिंग डे, नेक्स्ट सक्सीडिंग डे या इमीडिएटली सक्सीडिंग डेट। यानी कि 4 तारीख को ड्यू हो रहा था और उस दिन इमरजेंसी डिक्लेयर कर गया, तो पेमेंट कब होगा? 5 मार्च को। सिंपल है बात, कोई दिक्कत? हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट देख लिए। अब अगर इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हम लोग बात करें, देखो इसमें बहुत चीजें जो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, अभी सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा?
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, यानी कि रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, रिकॉर्ड करना बुक्स में। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री पास करके। तो जर्नल एंट्री हम दोनों के बुक में पास करेंगे, इन द बुक ऑफ ड्रॉवर और इन द बुक ऑफ ड्रॉविंग। दोनों के बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या यहां पे बन रहा है। देखिए जरा, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ ड्रॉविंग। ड्रॉवर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा भाई, ये ड्यू कब होगा, हमने सेल परचेज किया होगा तभी तो ना। तो हम सेल परचेज करेंगे तो ड्रॉवर क्या है, जो बेचता है वही तो बिल ड्रॉ करता है ना। तो यहां पे हम ड्रॉवर की बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले फॉर क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल के लिए एंट्री क्या होता है, सबसे पहले हमने उसको उधार बेचा होगा तो सामने वाले के लिए हम क्या एंट्री अपने बुक्स में करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिटेड। ध्यान से समझेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ये सिंपल हम लोग एंट्री बुक में पास करते, ये आपको अभी तक मालूम होगा। और इन द सेम वे जब कोई व्यक्ति उधार सामान परचेज करेगा तो अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ये क्या करता है, परचेज अकाउंट डेबिटेड, और उधार में खरीदा तो टू क्रेडिटर अकाउंट। सिंपल है। जब अब सामने वाले ने कहा कि भाई पेमेंट नहीं दूंगा आपको, इसके बदले मैं बिल एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, तो सामने वाले ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो सामने वाले के नाम को खत्म करें, बियर अकाउंट यानी कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। डेटर को हमने डेबिट करके नया अकाउंट खोला था, अब उससे पैसा नहीं, उसके बदले हमने बिल एक्सेप्ट करवा लिया है, तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए खत्म हो जाएगा इसका डेटर, तो क्रेडिट कर देंगे, तो टू डेटर अकाउंट। सेम वे में क्रेडिटर को हमने पेमेंट करना था, लायबिलिटी है, तो हमने क्या किया, उसको बिल्स पेबल दे दिया, बीपी यानी कि बिल एक्सेप्ट कर लिया, वो बीपी बन गया। तो अब हमारे सामने क्या हो जाएगा, लायबिलिटी किस चीज की आ गई, बीपी की, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिटर अकाउंट को हम लोग खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। हमारे ऊपर नई लायबिलिटी आ गई, किस नाम से, बिल्स पेबल के नाम से। अब यहां पर मेन चीज आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, अब मेन रोल प्ले होगा किसका भाई, अब यहां पे बात आएगी कि इस बिल को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉवर इस बिल को क्या कर रहा है। तो समझे जरा, ड्रॉवर इस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है उसकी बात करते हैं जरा। ये जो बिल ड्रॉवर ने एक्सेप्ट किया है, ये ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया, बी के पास ये बिल आ गया, किस फॉर्म में आएगा, बिल्स रिसीवेबल के फॉर्म में आ रहा है। तो इस बिल्स रिसीवेबल को लेकर क्या करेगा बी, क्या सहयोग कर रखेगा, फेंक देगा, बेचेगा, क्या करेगा, देखिए जरा क्या क्या कर सकता है ड्रॉवर, इसको रिटेन कर सकता है, रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक इसको, यानी कि जो ड्यू डेट है ना तब तक इसको अपने पास संभाल कर रखे और उस डेट पे बिल देकर और अपना पैसा वापस ले ले, पहली बात। तो दूसरी बात, मैं इंडोर्स टू अदर पार्टी, क्या बात है, इंडोर्स टू अदर पार्टी बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले क्या कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को भी ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि ये बिल क्या है, ट्रांसफरेबल है। और इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, इंडोर्स का समझेंगे जरा। सपोज दैट कि इसी केस की बात करें ना हम लोग, देखे जरा कि ए ने क्या किया है, बी को सेल किया और इसने बी ने क्या, बिल एक्सेप्ट किया, तो ए के पास इस किस फॉर्म में आ रहा है, बीआर के फॉर्म में आ रहा है और इसके पास बीपी के फॉर्म में। अब ये क्या क्या कर सकता है, मैंने पहले बताया कि रिटेन करेगा, दूसरा कहा कि किसी को इंडोर्स कर सकता है। सपोज दैट कि इसने सी से कुछ उधार परचेज किया था, ठीक ना, सी से इसने कुछ उधार परचेज किया था और बार बार सी इसको बोल रहा था कि ए पेमेंट दो, ए पेमेंट दो। बी ने कहा कि देखो भाई कैश नहीं है मेरे पास, बिल्स रिसीवेबल ये तुम रख लो,
इसके बदले में। अब क्या कर रहे हैं यहां पे, अब ए अपने राइट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, किसके अगेंस्ट में, अपने लायबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है सी के राइट के अगेंस्ट में। तो वहां पे जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना डॉक्यूमेंट में, क्या क्रिएट, मॉडिफाई और सेटिस्फाई, उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसने इस बिल को ट्रांसफर कर दिया सी को और बिल के पीछे साइन करके लिख दिया इंडोर्स टू सी। तो अब ये पेमेंट किसको मिलेगा, सी को मिलेगा ऑन बिहाफ ऑफ ए। सिंपल। तो यहाँ पे इंडोर्स टू अदर पार्टी बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब ऐसा नहीं कि मैच्योरिटी के बाद में हम ट्रांसफर कर रहे हो, 4 तारीख को डेट ऑफ मैच्योरिटी था, 5 को ट्रांसफर करोगे, वो बिल तो एक्सपायर हो चुका है, मैच्योर नहीं हुआ, डेट ऑफ मैच्योरिटी एक्सपायर हो चुकी है। नेक्स्ट क्या है, हम इसको भेज सकते हैं बैंक में फॉर कलेक्शन, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हम इसको भेज सकते हैं बैंक में कलेक्शन के लिए, हम बैंक में भेज देंगे, भाई हमें लगा ना कि मेरे पास है, सुरक्षित नहीं है, फट जाएगा, लापरवाही है कुछ भी, तो हमने बैंक में दे दिया। जैसे हम चेक डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में, उसी तरीके से हमने इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। और बैंक का अब काम क्या है कि इसको कलेक्ट करके और मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देगा। और ये डिपॉजिट कब होगा, जब हमने जमा किया तब नहीं, ये डिपॉजिट होगा जब ये सामने वाले से रियलाइज हो जाएगा, सामने वाले से रिसीव हो जाएगा तब। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्काउंटेड विद द बैंक। डिस्काउंटेड विद द बैंक का क्या मतलब है, डिस्काउंटेड विद द बैंक का मतलब क्या है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि हम अपने बिल को लेकर गए बैंक में, मैंने कहा कि सर देखो ऐसा ऐसा है, ये बिल है मेरे पास, इससे मेरे को इतना पैसा मिलना है, आप ये बिल रख लो, इसके बदले मेरे को पैसा दे दो। बैंक ने कहा ठीक है, और बैंक अब क्या करेगा, अब सामने वाले से वो पैसा कलेक्ट कर लेगा, पक्की बात है। लेकिन बैंक को इसमें क्या फायदा हुआ, तो बैंक आपको उतने के बदले उतना पैसा नहीं देगा, जितने का आपका बिल है ना, उसके बदले आपको उतना एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिलेगा। आपको कितना मिलेगा, उसमें बैंक अपना कुछ चार्ज काटने के बाद में आपको पेमेंट करेगी। जैसे बैंक इसमें अगर 10,000 का बिल था, तो बैंक हो सकता है इसमें आपको 9,200, 9,400, 600 कुछ भी, मैं मानकर चल रहा हूं कि 9,200 पेमेंट कर दिया और 800 अपना क्या डिस्काउंटिंग चार्ज के नाम से काट लिया। क्लियर बात। अब बैंक अब क्या करेगा, बैंक अब सामने वाले से पैसा कलेक्ट करेगा। बैंक को क्या प्रॉफिट हुआ भाई, एक बिल पे 800 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब कस्टमर को क्या बेनिफिट हुआ, 800 रुपए देने गया वो, कस्टमर को बेनिफिट हुआ कि भाई जब रियलाइज होगा तब होगा, अभी पैसे की रिक्वायरमेंट थी, अभी हमने अपना पैसा इन कैश करवा लिया। सिंपल। तो ये 4 ऑप्शन होता है किसके पास, ड्रॉवर के पास इस बिल के रिगार्डिंग। और जैसे ये बिल किसी और को इंडोर्स होता है ना, उसके पास भी ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए ने सी को इंडोर्स कर दिया, तो अब सारे ऑप्शन किसके पास है, सी के पास ये चारों ऑप्शन है, या तो रिटेन करेगा, इंडोर्स करेगा, या फिर एक्सटेंड करेगा कलेक्शन के लिए, या फिर उसको डिस्काउंट करवाएगा। सिंपल है। तो हम इसी से रिलेटेड एंट्री पास करना सीख रहे थे। देखे जरा, हम पहला सीख रहे किसका, व्हेन ड्रॉवर रिटर्न द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन सिर्फ मैंने डाल दिया, रिटेन्ड बिल टिल मैच्योरिटी। तो ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री होगी, मैच्योरिटी मतलब कि अब ड्यू डेट पे पेमेंट मिलेगा, तो एंट्री क्या होगी। अब एंट्री पेमेंट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड। और मैंने जो बिल्स का एक अकाउंट बनाया था, बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट, अब इसी के बदले पैसे मिला ना, तो इसको हम खत्म कर देंगे कैसे, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। खत्म कहानी, यहां पे ये क्लोज हो जाएगा। और यहां पर देखिए, यहां पे क्या होगा, ये अब क्या कर रहा है, बिल्स पेबल को खत्म करके और इसके बदले क्या दे रहा है, टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दिया, और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, इसके बदले पेमेंट करके और अपना अकाउंट ये क्लोज कर दिया। सिंपल। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है हमारा, इंडोर्स टू सम अदर पर्सन, इंडोर्स टू अदर पार्टी। When bill इंडोर्स टू अदर पार्टी, जब बिल को हम किसी और को इंडोर्स करेंगे तो एंट्री क्या होगा हमारे बुक्स में, तो पहले वाला ये 2 एंट्री तो सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री तीसरा क्या होगा, यहाँ पे अब एंट्री क्या आएगा, हमने किसी और को दिया है तो हम जिसको देंगे उसका नाम, सपोज दैट इस केस में हमने किसको दिया था, सी को, तो सी इज अकाउंट डेबिटेड। अगर आप बीच से वीडियो देखना शुरू करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, तो शुरू से आपको समझना पड़ेगा। तो सी इज अकाउंट डेबिटेड टू किसका, हम क्या कम कर रहे हैं, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
भाई हमने सी को दिया है क्या बिल, तो बिल को खत्म करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे, पक्की बात है। और सी हमारा क्या रहा होगा, पहले से ये क्रेडिटर था और क्रेडिटर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, सिंपल है। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्लियर बात। इसके केस में अभी भी वही एंट्री, भाई इसको तो पैसा पेमेंट करने से मतलब है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है कि किसके पास ये बिल है, ये तब भी करेगा बीपी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्लियर बात। देखिए नेक्स्ट, व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेजा गया तो हम एंट्री क्या करेंगे, पहले तक तो सेम होगा, अब एक नया अकाउंट बनेगा किस नाम से, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बीआर को हमने खत्म करके एक नया अकाउंट बना लिया, और जैसे ही बैंक इसको रियलाइज करके मेरे अकाउंट में पैसा डालेगी, जब ये कलेक्ट हो जाएगा तब एंट्री क्या होगा हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में पैसा आ गया और इसके बदले जो हमारा बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट बनाया था ये खत्म कर देंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट करके खत्म, क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल है। यहां पे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे अभी भी यही एंट्री पास होगा, क्या, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यहां पे अभी भी सेम एंट्री होगा, हर केस में यहां पे एंट्री सेम होगा, जब बिल डिसऑनर होगा, रिन्यूअल होगा ना तब चेंज होगा, फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है, सब सेम रहेगा। और अभी हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। फोर्थ क्या था, व्हेन डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंक से हमने इसको इन कैश करवा लिया, भुना लिया है, मतलब इसको बेचकर पैसा ले लिया, तो जब पैसा आएगा तो एंट्री क्या करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। साथ ही साथ और खत्म क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन मैंने कहा ना कि बैंक सामने हमसे कुछ चार्ज करती है, तो जब चार्ज करेगी तो वो कहां जाएगा, यहां पे आएगा क्या, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, सिंपल। और यहां पे भी फिर से यहां पे सेम एंट्री होगा, नथिंग चेंज। यहां पे क्या एंट्री होगा, यहां दोबारा से इसके बुक में क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब देखो ये रहा हमारा चारों केस, और चारों केस में जर्नल एंट्री क्या होगा, ये रहा आपके सामने। बहुत सिंपल चैप्टर है, ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल चैप्टर है, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। जितना मैं आपको करा रहा हूं बस उतना उसी तरीके से करते जाओ, आई गारंटी यू कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल तगड़ा रहेगा और सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे इधर भी, और जब आप लॉ पढ़ोगे सीएमए फाउंडेशन या सीएमए इंटर में या सीए इंटर में, तब भी आपका कॉन्सेप्ट वैसे ही रहेगा। टाइम भी हो चला है देखे, लेकिन थोड़ा सा और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसके बेसिस पे चीजें क्लियर होंगी सब। अब एक और चीज छोड़ दिया मैंने जो अभी आपको बता ही दूं, बिल ऑफ एक्सचेंज जनरली दो टाइप के होते हैं। किसकी बात करें हम लोग, बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं ये जनरली आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा भाई, एक होता है आपका ट्रेड बिल और दूसरा होता है आपका एकोमोडेशन बिल। एक होता है आपका ट्रेड बिल और दूसरा होता है आपका एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल क्या होता है, अभी तक जितने हमने एग्जांपल देखे वो सब क्या था, ट्रेड बिल का एग्जांपल था। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि दोज बिल्स विच आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि बिजनेस करने के क्रम में हमने जो भी बिल यूज किया उसको हम लोग ट्रेड बिल कहते हैं। लेकिन ये कौन सा बिल है भाई, एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या, ये जो बिल्स होते हैं यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, यूज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट
म्यूचुअल बेनिफिट सर क्या मतलब है इसका? मतलब समझे जरा। सपोज दो फ्रेंड है ए एंड बी, ये दोनों फ्रेंड है, इनको ना कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट्स थी। ए ने बी से कहा कि देख भाई पैसे की जरूरत हमें कोई देगा नहीं, हम अभी स्टूडेंट है, कोई पैसा नहीं देने वाला है, या फिर हम बहुत बड़े लेवल पे अपना क्रेडिट नहीं बनाए कि कोई उधार देगा। ऐसा करते हैं ना कि मैं तेरे नाम पे 1 लाख रुपए का बिल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, मैं बन जाऊंगा क्या? मैं बन जाऊंगा ड्रॉवर, और तू जैसे इसको एक्सेप्ट करेगा तू क्या बन जाएगा? ड्रॉवी, ठीक है, मैं बन गया ड्रॉवर, तू बन गया ड्रॉवी। अब हम इस बिल को ना ले जाते हैं और बैंक से क्या करवा लेते हैं? इसको डिस्काउंट करवा लेते हैं, ठीक है। बैंक से हमने इसको डिस्काउंट करवाया, ए और बी गए बैंक में और इसको डिस्काउंट करवा दिया, ठीक है। ए ने इसको डिस्काउंट करवाया, 1 लाख का बिल था, बैंक ने इसके बदले 10% चार्ज काटा, डिस्काउंटिंग चार्ज, और रिफंड किया इसको कितना? 90,000 रुपीज रिफंड किया, रिफंड नहीं इन कैश करके पैसा दिया। अब ए आया बाहर लेकर और कहा कि भाई बी ऐसा है कि इसमें आधा तेरा आधा मेरा, 45 तू रख ले, 45 मैं रख लेता हूं, ठीक है। डेट हमने डाला हुआ है 2 महीने का, 2 महीने के बाद पेमेंट करना है। आफ्टर 2 मंथ ए ने क्या करा? बी को पेमेंट कर दिया 45,000 रुपए, कहा कि ले भाई अब होगा ना ये 45,000 मेरा, 45,000 तेरा, 90,000 हो गए, बैंक को पे कर देना। बी ने कहा भाई 90,000 नहीं 1 लाख पेमेंट करना है ना, तो कहा कि ठीक है 10,000 और मिला दे तू। तो देखो ना यहाँ जो 10,000 डिस्काउंटिंग चार्ज कितना लगा है? 10,000 रुपए का। क्या ये सिर्फ बी के वजह से है? क्या इसमें दोनों लोगों का काम हुआ है ना? तो ऐसा है कि अब दोनों लोग फिर से इसको बराबर बराबर, अब ए बोला कि चलो ठीक है भाई सॉरी 5,000 रुपए मेरे से तुम डिस्काउंटिंग चार्ज भी ले लो, अब तो हो गया मेरे हिस्से का 50, अब अपने हिस्से का 50 मिलाओ और 1 लाख कलेक्ट करो, और बिफोर ड्यू डेट आप जाके इसको, या ऑन ड्यू डेट आप जाकर इसका पेमेंट कर दो बैंक को, ठीक है। तो ऐसे बिल को हम लोग एकोमोडेशन बिल कहते हैं, जो कि सेल्फ सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए क्या किया जाता है? ड्रॉ किया जाता है एक दूसरे के ऊपर। सिंपल है। अब देखिए जरा हम एक क्वेश्चन देखेंगे अभी सबसे रिलेटेड, देखेंगे जरा। देखिए कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल्स इन द फॉलोइंग केसेस, कि भाई इन केसेस में ड्यू डेट कैलकुलेट करो बिल का, कि ड्यू डेट क्या होगा इन बिल्स का। देखिए सबसे पहले बात, डेट ऑफ बिल क्या है? डेट ऑफ बिल है डेट ऑफ बिल, और इनका पीरियड क्या है, कितने टाइम पीरियड के लिए ये अलॉट हुआ है। देखिए डेट ऑफ बिल है आपका पहला 23 नवंबर का, 23 नवंबर 2016, और 2 महीने का दिया है ना, तो यहाँ पे आफ्टर साइट है और ना ही आफ्टर डेट है, तो हम इसको क्या मानकर चलेंगे? आफ्टर डेट ही मानकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू डेट क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे आपका ड्यू डेट क्या होगा? देखिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ड्यू डेट यहाँ पे हो जाएगा आपका 23 नवंबर प्लस 2 महीने, यानी कि पहला महीना क्या हो जाएगा? 23 नवंबर के बाद 23 दिसंबर और फिर 23 जनवरी, 23 जनवरी प्लस कर देंगे हम लोग 3 दिन, क्या 3 डेज ग्रेस का, 3 डेज ग्रेस पीरियड का, यानी कि 26 जनवरी आपका ड्यू डेट आ रहा है। और मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे इंक्लूड्स व्हाट? नेशनल हॉलीडे एंड संडे। तो अगर नेशनल हॉलीडे या संडे को आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉल कर रहा है, तो आपका पेमेंट कब होगा? 1 डे बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि 26 जनवरी आ रहा था, तो ये पेमेंट कब होगा? इसका एक्चुअल ड्यू डेट कब होगा? ये ड्यू होगा ऑन 25 जनवरी को। सिंपल, ये 25 जनवरी को आपका ड्यू होगा। और इसको मैं इधर कर लेता हूं, थोड़ा सा ज्यादा बाहर निकल गया। देखिए दूसरा वाला देखिए, 27 क्या है? नवंबर को हमने 27 नवंबर 2015 की बात हो रही है, 3 महीने के लिए। भाई देखो ना, पहला महीना कब? 27 दिसंबर, दूसरा क्या 27 जनवरी, तीसरा क्या 27 फरवरी, और साथ में हम लोग क्या कर दे 27 फरवरी तो आ गया नॉर्मल आपका, प्लस हम लोग ऐड कर देंगे क्या 3 डेज
ग्रेस का, यानी कि क्या आ जाएगा ड्यू डेट हमारा ड्यू डेट हो जाएगा 1 मार्च। भाई 7 है 8 9 और डेट क्या है 15, यानी कि लीप ईयर नहीं, लीप ईयर होता तो 29 डेज होता, अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा 28 डेज। तो 28 तो सॉरी यहाँ पे 2 मार्च हो जाएगा आपका, कितना 2 मार्च। ड्यू डेट कितना 2 मार्च 2016 और इसका क्या 25 जनवरी 2017, ध्यान रखेंगे। ओके नेक्स्ट देखे जरा, 29 मई को था, 29 मई और 4 महीने के लिए ड्यू इसका पीरियड था, टेन्योर जो था 4 महीने का था। 29 मई का मतलब क्या है, 29 मई का मतलब है आपका सबसे पहले हो गया जून हो गया, फिर जुलाई 2 महीना, जून जुलाई अगस्त 3 और सितंबर 4। तो जनरली 29 सितंबर क्या हो गया 4 महीना, प्लस ऐड कर देंगे हम लोग 3 डेज, तो क्या हो जाएगा सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर कितना 30 1 2, यानी कि 2 अक्टूबर हमारा ड्यू डेट फॉल कर रहा था, डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉल कर रहा था। और 2 अक्टूबर को क्या होता है गांधी जयंती, और उस दिन हमारा क्या होता है, अभी मैंने बताया कि नेशनल हॉलीडे, तो इसलिए हमारा ड्यू डेट क्या हो जाएगा 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर कौन सा है 2016, सिंपल है। नेक्स्ट देखेंगे जरा, 29 मई 2016 और ये कितने दिन के लिए ड्यू हुआ था 60 डेज के लिए। एक और चीज आपको मैं यहाँ पे बता दूं, अगर क्वेश्चन में डेज लिखा है तो हम डेज 1 करके कैलकुलेट करेंगे कि भाई जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, डे वाइज कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर मंथ लिखा है ना तो हम कैलेंडर मंथ के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि 31 है 30 है 28 है, जो भी है, अगर 1 से 1 27 जैसे कि अभी तक हमने किया, सिंपल। तो इसका देखेंगे, नीचे में इसको लेकर आ रहा हूं, 3 मई को है, 23 मई 2016 और कितने 4 महीने के लिए, देन व्हाट वुड बी द ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या होगा भाई, देखिए जरा इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। भाई मई में यहाँ पे डेज की बात है, अब मैंने आपको बताया कि डेज कैसे होगा, 1 डेज करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो मई में अभी कितना डेट बच रहा है भाई 31 दिन का होता है ना, तो 8 दिन तो हो गया मई का, तो ऐड कर दो मई का 8 डेज। जून का कितना भाई 30 डेज जून का, अब कितना होगा 38, अभी और कहीं 60 के लिए और कितना चाहिए भाई 38 22 डेज किसका जुलाई का, यानी कि 22 डेज जुलाई, यानी कि 22 जुलाई और प्लस 3 कर दो आप कितना 3 डेज ग्रेस पीरियड। तो टोटल आपका कितना आ गया 25 जुलाई, ये आ रहा था आपका क्या डेट ऑफ मैच्योरिटी, ये फॉल कर रहा था। बट क्या कह रहा है नीचे, एक और चीज देखो नोट में, 25 जुलाई 2016 डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलीडे। तो ये तो पहले से डिक्लेयर कर दिया है क्या इमरजेंसी हॉलीडे, और इमरजेंसी हॉलीडे पे क्या होता है नेक्स्ट डेट होता है आपका ड्यू डेट, यानी कि 26 जुलाई वुड बी योर व्हाट ड्यू डेट, सिंपल। नेक्स्ट देखे जरा, ओके 13 जुलाई 2016 30 दिन के लिए, इसको मैं यहीं पे काउंट कर रहा हूं 13 जुलाई 2016। तो इसमें जुलाई में अभी कितने महीने रह रहे भाई, जुलाई 31 डेट का होता है, यानी कि 31 दिन का होता है। तो जुलाई में कितना 18 दिन हो गया आपका 18 डेज जुलाई का, प्लस आपका कितना बचा 12 दिन और, तो 12 दिन अगस्त का, प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड 3 डेज ग्रेस। तो हमारा जो फॉल कर रहा है वो क्या कर रहा है 15 अगस्त को, जो कि क्या होता है हमारा नेशनल हॉलीडे। और नेशनल हॉलीडे के केस में क्या होता है कि एक दिन पहले आपका ड्यू डेट फॉल कर जाता है। तो हमारा ड्यू डेट क्या हो जाएगा, हमारा ड्यू डेट हो जाएगा क्या 14 अगस्त, सिंपल। नेक्स्ट देखें 31 मई 2016 एक महीने के लिए, तो 31 मई का मतलब क्या है 31 जून हो जाएगा आपका सीधा, 31 जून सॉरी 31 मई है ना, तो 30 जून हो जाएगा आपका। 31 जून में 31 दिन नहीं होता है, 30 जून प्लस प्लस क्या 3 डेज, यानी कितना 3 जुलाई आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी हो जाएगा। 1 2 3 3 जुलाई आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी हो जाएगा, सिंपल।
ये रहा आपका एक छोटा सा क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके समझ में आई होंगी, और भी क्वेश्चंस आप अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट देखिए जरा, और एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2019 राम सोल्ड गुड्स टू मोहन। राम ने मोहन को सामान बेचा है कितने का, 30,000 का। ऑन द सेम डेट मोहन एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय राम, मतलब कि 30,000 का सामान राम ने मोहन को उधार बेचा, और मोहन ने उसी डेट पे क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया है एक बिल जो कि राम ने ड्रॉ किया था एट 3 मंथ, 3 महीना के लिए, ठीक है। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज मेट, और 3 महीने के बाद में ये बिल मिट हो गया, मतलब कि पेमेंट करके और खत्म हो गया। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज इग्नोर जीएसटी। ओके, हम लोग वैसे भी इग्नोर कर देते, आप नहीं कहते तो सबसे पहले हम किसके बुक में बात करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड देन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, दूसरा क्या, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ड्रॉवर के बुक्स में और ड्रॉवी के बुक्स में देखेंगे। हम एंट्री क्या पास करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हम सेल का 1 अप्रैल 2019 सॉरी 1/4/19 हम एंट्री क्या पास करेंगे, किसको हमने सेल किया, राम ने मोहन को, तो मोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितने से भाई, 30,000 रुपए से। और तुरंत इसने क्या किया, इसी डेट पे बिल एक्सेप्ट कर लिया है, तो 1/4/19 को ही क्या एंट्री एक और पास होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू मोहन अकाउंट, कितना, 30,000 रुपीज। ओके, ऑन ड्यू डेट ये क्या हो गया है, मिल भी गया है। तो ड्यू डेट जरा कैलकुलेट करना बच्चों जल्दी से, तो 1 अप्रैल था, 3 महीना ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अप्रैल के बाद में मई जून जुलाई, यानी कि 3 महीने, यानी कि जुलाई, मई जून जुलाई, 1 जुलाई और प्लस कर देंगे 3 डेज और, तो हमारा कितना आ जाएगा, ड्यू डेट क्या हो गया, 4 जुलाई को, 4 अप्रैल नहीं, 4 जुलाई 2019 ऑन ड्यू डेट। यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ऑन ड्यू डेट, ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, मैं बस इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, हमें पेमेंट मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड या कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना, 30,000 रुपए। सिंपल, ये हमने ये मानकर चला है कि वी एज्यूम्ड दैट बिल्स रिटेन विद द ड्रॉवर, चूंकि यहाँ कुछ कहा नहीं तो इसका मतलब ये कि उसी के पास रहा। इसके बुक में क्या एंट्री हुई, सबसे पहले इसने जब परचेज किया होगा तो 1/4/19 को क्या एंट्री किया होगा इसने, परचेज अकाउंट डेबिटेड, कितने का भाई, 30,000 रुपए का, टू राम अकाउंट, कितने का, 30,000 रुपए का। ओके, फिर उसी डेट पे इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब क्या एंट्री पास करेगा, राम अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना, 30,000 का। और ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या क्या था, डेट क्या था, 4 जुलाई 2019 ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के डेट पे क्या इसने किया, अभी पेमेंट कर दिया इसने, तो एंट्री क्या पास कर लेंगे हम लोग, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, बीपी में लिख रहा हूं, आप बिल्स पेबल पूरा लिखना, टू
कैश या बैंक अकाउंट, मैं बैंक डाल रहा हूं, टू बैंक अकाउंट, कितना भाई 30,000 रुपए। हो गया पेमेंट, हो गया आपका एंट्री कंप्लीट। तो सिंपल सा था, 2 क्वेश्चन हमने देख भी लिया आज। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, जितना कराया मैंने उतना बस आप रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।